हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप ट्वेल्थ के बाद होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। पर मैं ये भी जानता हूं कि ट्वेल्थ के बाद जितने कंपटीशन होते हैं उनकी बच्चों को पता जानकारी नहीं, बराबर जानकारी हो नहीं पाती है। अधिकतर बच्चों को तो सिर्फ लगता है कि ट्वेल्थ के बाद एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, वो है नीट। ट्वेल्थ के बाद अधिकतर बच्चों को लगता है कि अगर कोई कंपटीशन होता है तो वो होता है नीट, ओनली नीट। पर बात तो ये भी सच है, हर बच्चा नीट की तैयारी कर नहीं सकता। हर बच्चे के पेरेंट्स इतने स्टेबल नहीं होते कि इतना खर्चा करके हर बच्चे को नीट की तैयारी करा दें। कई बार बच्चे में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो नीट की तैयारी कर ले। पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ बायो से किया है और आप अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं तो ओनली नीट ऑप्शन तो नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपटीशन एग्जाम्स भी कराती है जिसमें आप अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। सर कौन कौन सी वो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो बेटा एक एग्ज़ाम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लड़कियां जानती हैं, पर हर लड़की जानती है ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स को नहीं पता होता है, पर बहुत सारी गर्ल्स को पता है कि ट्वेल्थ के बाद में एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है PNST। पहले एग्ज़ाम और हुआ करती थी GNST, आजकल ये बंद कर दी है स्टेट गवर्नमेंट ने। अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, वो है PNST। दूसरे नंबर पर सर कौन सा एग्ज़ाम होता है, एक एम्स अपना खुद के या अपने स्टूडेंट के लिए खुद की एक एग्ज़ाम कराता है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, एम्स खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है एम्स नर्सिंग के नाम से। तीसरे नंबर पे होती है बेटा आर्मी नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, ये भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम होती है। उसके बाद सर और कौन सी एग्ज़ाम होती है, एक होती है बेटा फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम। चौथे नंबर पे होती है फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक होती है फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो एक होती है PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नाम से। अच्छा छठे नंबर पे एक और एग्ज़ाम होती है PVFT करके, PVFT फिशनरीज वाला। एक एग्ज़ाम और होती है PVFT। तो टोटल 6 एग्ज़ाम है। तो ट्वेल्थ के बाद अगर आप नीट नहीं कर सकते हो तो इन 6 एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। सर इन 6 एग्ज़ाम्स में से हर हर बंदा ये एग्ज़ाम दे सकता है, तो बेटा ये टोटल 6 एग्ज़ाम हर लड़की दे सकती है अगर वो ट्वेल्थ पास आउट है, उसका बायो सब्जेक्ट है, तो गर्ल्स इन 6 एग्ज़ाम्स को दे सकती हैं। बॉयज़ के लिए थोड़े कम ऑप्शन हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बॉयज़ के साथ अत्याचार हो रहा है, बॉयज़ के लिए कम है, पर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो मेरे को लगता है ये ऑप्शंस भी ठीक ही हैं। 3 एग्ज़ाम आप बॉयज़ दे सकते हैं। कौन कौन सी सर, फार्मेसी इंटर एग्ज़ाम दे सकते हो आप, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दे सकते हो आप, PVFT दे सकते हो। तो ये टोटल 3 एग्ज़ाम जो है ये बॉयज़ के लिए होती हैं, इनको बॉयज़ भी दे सकते हैं। पर गर्ल्स की बात करो तो गर्ल्स इन 6 एग्ज़ाम्स को दे सकती है। यहाँ तक क्लियर है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आज ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम और इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको इन 6 एग्ज़ाम्स की सारी अपडेशन, कब इनके फॉर्म भराएंगे, क्या इनका सिलेबस होगा, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या थ्योरी इसमें पूछी जाएगी और किस तरीके से हमको MCQ डील करने चाहिए, ये सारी एग्ज़ाम्स और सारा पैटर्न इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। गुड न्यूज़ ये है कि हम पूरी थ्योरी कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और उनके MCQs भी कराएंगे। आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको रेगुलर बने रहना है और रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते रहना है। आज पहली क्लास है और पहली वीडियो में आज हम पढ़ाने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
आज इस पहली वीडियो में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर क्या होता है केमिकल कंट्रोल, क्या होता है सर केमिकल कंट्रोल। हमने तो आखिर आप लोग 12th में इस बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ ही चुके होंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि केमिकल कंट्रोल क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल क्या होता है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर दो तरह के कंट्रोल होता है। ह्यूमन बॉडी पर दो तरह के कंट्रोल होते हैं। सर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं? एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल। सर न्यूरल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल क्या है? देखो बेटा, न्यूरल कंट्रोल की अगर बात करो, इसकी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी तुमको नर्वस सिस्टम में। कुछ सुपरफिशियली कुछ ओवरव्यू मैं यहाँ पर दूंगा जिससे कि आप केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल के बीच में थोड़ी सी तुलना कर पाएँ, है ना। बाकी अगर एक डिटेल अगर इसकी वीडियो देखना है तो आपको नर्वस सिस्टम में मिलने वाली है। आगे बढ़ें कि सर केमिकल कंट्रोल, देखो बेटा हम ह्यूमंस के अंदर धीरे धीरे कुछ इवैल्यूएशन होने लगे। मतलब जब लाइफ का इवैल्यूएशन हो रहा था, जब जीवों में इवैल्यूएशन हो रहा था, तो हमारे अंदर पहले एक न्यूरल कंट्रोल डेवलप हो चुका था कि हमारे अंदर बढ़िया से नर्व्स के द्वारा हमारी बॉडी में कंट्रोल और एक कोऑर्डिनेट मैनर में सारे काम हो जाते थे। लेकिन कंट्रोल, अगर न्यूरल कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फटाफट से होगा और फटाफट ख़त्म हो जाएगा। जबकि केमिकल कंट्रोल में ऐसा नहीं है बेटा। केमिकल कंट्रोल की अगर बात करो ना तो ये एक लंबा समय लेगा, एक टाइम लेगा, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी ले सकता है। और ये इसका इफ़ेक्ट भी लंबे समय तक चलेगा, इसका इफ़ेक्ट भी लंबे समय तक चलेगा। बात दोनों सही है। तो हमारे इवैल्यूएशन में जब धीरे धीरे हमको समझ में आया कि न्यूरल कंट्रोल ओनली सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी में, हमको कुछ किसी और तरीके से भी हमारी बॉडी में एक कुछ ऐसे सब्सटेंस बनने चाहिए जो किसी न किसी कार्य को पूर्ण करे और एक कोऑर्डिनेट मैनर में करे। इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं धीरे 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 कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल डेवलप हुए और उन्हें कुछ केमिकल रिलीज करना शुरू किया जिससे कि कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी में होने लगे। इसलिए हमको स्पेशली इस टॉपिक को अलग से पढ़ना पड़ रहा है कि केमिकल कंट्रोल। एक पढ़ना पड़ेगा हमको न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल की क्लासेस आपको आगे मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले केमिकल कंट्रोल की। न्यूरल कंट्रोल की अगर बात करूँ तो ये एक स्पेशल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए होता है और ये उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को टारगेट करेगा, ये हर सेल्स को टारगेट नहीं कर सकता है। जबकि केमिकल कंट्रोल की बात करूँ तो ये अगर ये चाहे तो हर सेल्स को कंट्रोल कर सकता है और होता भी है। एक इंसुलिन, आप जब आगे जाओगे तो आगे की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भैया इंसुलिन की शिफ्टिंग करने के, ग्लूकोज की शिफ्टिंग करने के लिए इंसुलिन को हर सेल की मेम्ब्रेन पे मौजूद उसके रिसेप्टर से जुड़ना होता है, तब जाके ग्लूकोज की शिफ्टिंग बॉडी में होगी, तब जाके ग्लूकोज की शिफ्टिंग ब्लड से सेल के अंदर होगी। तो केमिकल कंट्रोल अपनी जगह कुछ अपने अनोखे एक नए काम करता है, न्यूरल कंट्रोल अपने अलग काम करता है और दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि सर न्यूरल कंट्रोल से हमारा काम चल जाएगा, नहीं बेटा, केमिकल कंट्रोल से भी काम चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा नहीं, चलता ही। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी BMI अल्टर्ड हो जाएगी, BMR अल्टर्ड हो जाएगी, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट अल्टर्ड हो जाएगी, हमारा ग्लूकोज शिफ्टिंग अल्टर्ड हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएगी। मतलब केमिकल कंट्रोल ने हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस करके रखा हुआ है। ये नहीं हुआ तो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी डिसऑर्डर्स हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे केमिकल कंट्रोल। आज की जो वीडियो होगी ये केमिकल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन होगा। इस पूरे टॉपिक में आपको दो ही चीज़ पढ़ने को मिलेगी। एक नाम सुनने को मिलेगा आपको हॉर्मोन्स, एक नाम सुनने को मिलेगा आपको ग्लैंड्स। एक नाम सुनने को मिलेगा आपको हॉर्मोन्स और एक आपको सुनने को मिलेगा ग्लैंड्स। तो सबसे पहले क्यों ना हम इन दोनों नाम को समझ लें। सर हॉर्मोन्स क्या होता है, सर ग्लैंड्स क्या होती है। तो आज की इस इंट्रोडक्शन की क्लास में हम जहाँ तक हो जाए मैक्सिमम बात हम हॉर्मोन्स की करेंगे और ग्लैंड्स की करेंगे।
क्लियर है। दूसरी बात, जब आप अगर आगे जाओगे या आगे आप मेडिकल साइंस में आगे बढ़ोगे, बाई चांस आप नर्सिंग में चले गए, तो आपको ना इसी सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से पढ़ने को मिलेगा। ये सिस्टम आप पढ़ोगे एंडोक्राइन के नाम से। ठीक है सर। तो बेटा अगर बात पूछी जाए कि स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स या स्टडी ऑफ हार्मोनल सिस्टम और ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स और स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हार्मोनल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के वन बाय वन इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। अगर हम आगे बढ़े बेटा तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जिसका एमसीक्यू जहाँ बनेगा वहाँ मैं अंडरलाइन और क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा, आप नोट करते जाना। ठीक है। हो सकता है आज की वीडियो में हम लगभग 10 एमसीक्यूज कवर कर ही लेंगे इंट्रोडक्शन में ही ओनली, जो कि प्रीवियसली पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की और शुरुआत करते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी की। तो बात है कि सर एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी? हर चीज़ों पर हमारा पहला एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी? तो बेटा branch of science, branch of medical science, branch of physiology and medicine, in which study of hormonal system and glands is known as endocrinology। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन रटना नहीं है बेटा, डेफिनेशन बनाना है। डेफिनेशन को कभी रटना नहीं है, डेफिनेशन बनाओ ना, अपने शब्दों में बनाओ। हम बना रहे हैं। जैसे कि क्या है सर? ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी या मेडिसिन, हम बोल रहे हैं ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि ये भी तो एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन विच स्टडी अबाउट हार्मोनल सिस्टम एंड ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कार्डियोलॉजी, और ऑप्शन में 4 बना। जैसे कि ये मान लो यहाँ से इसने क्वेश्चन बना दिया, इसको काट दो और यहाँ पर उसने क्वेश्चन बना दिया कि ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन कंसर्न अबाउट हार्मोनल सिस्टम एंड ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, ये चीज़ बना दिया। अब उसने ए ऑप्शन दे दिया कार्डियोलॉजी, बी ऑप्शन दे दिया न्यूरोलॉजी, सी ऑप्शन दे दिया उसने मान लो कि एंडोक्राइनोलॉजी, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया उसने, नन ऑफ अबाव दे दिया, तो आप आंसर कर देना सर एंडोक्राइनोलॉजी। बात समझ में आई? ऐसे अगर कार्डियोलॉजी की डेफिनेशन बोल देगा वो कि अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट हार्ट एंड इट्स फंक्शन, हार्ट और उसके कार्यों के बारे में अगर किस अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो बोल देना सर कार्डियोलॉजी। बात क्लियर है यहाँ पर? तो हम आसान एमसीक्यूज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमको हर एक चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देके आगे बढ़ते जाना है। तो पहला एमसीक्यूज सर, दूसरा एमसीक्यूज बनेगा यहाँ पर। तो बेटा एक बात बताओ, जब कोई सी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो किसी न किसी व्यक्ति ने लाइफ में पहली बार उस चीज़ को बताया होता है, किसी न किसी व्यक्ति ने पहली बार तो बताया होगा। तो इस सिस्टम के बारे में पहली बार बताया था वो थे थॉमस एडिसन। क्या थे? कौन थे? थॉमस एडिसन, जिन्होंने पहली बार इस सिस्टम के बारे में बताया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? ऑप्शन में 4 नाम दे देगा वो, ABCD करके, आपको बता देना है। उसमें से आ जाएगा थॉमस एडिसन। हाँ, वो कुछ एडवांस करके कई बार नाम इतना सही दे देगा एडिसन।
क्योंकि कंपटीशन टफ करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाएगा। आप पूरा रट के जाओगे, कई बार उसने एडिशन दे दिया, आप लोगों का कई बार फोकस नहीं हो पाता है तो आप मिस कर जाओगे उसको। तो ध्यान रखना है, चीज़ों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, हर चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे। ये देखो, ये मैंने एक एमसीक्यू डाला है यहाँ पर, ये एमसीक्यू नंबर 1 है आपका। एमसीक्यू नंबर 1 था कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। यहाँ तक ठीक है। अब पढ़ेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सिस्टम में 2 ही चीज़ पढ़ना है, एक होता है कि हॉर्मोन्स और दूसरा होगा आपका ग्लैंड्स। सर हॉर्मोन्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ हॉर्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो बेटा ये रहा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा? हॉर्मोन्स कुछ नहीं होता है, हॉर्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है, बहुत कम मात्रा में निकलेगा, एक केमिकल जो कि निकाला जाएगा एक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा। किसके द्वारा निकला जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल या एक सिंगल सेल, कुछ भी बोलो, या तो कोई सिंगल सेल निकालेगी या कोई ग्रुप ऑफ सेल निकालेगा एक केमिकल सब्सटेंस। और वो जो केमिकल सब्सटेंस निकलेगा, जो केमिकल सब्सटेंस निकलेगा वो किसी एक ऑर्गन या बॉडी की किसी सेल या बॉडी के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा और उनको एक मैसेज देगा कि आपको ये काम अब करना है। उनको क्या मैसेज देगा? कि आपको अब ये कार्य करना है। उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे बेटा हम? हॉर्मोन्स। सर डेफिनेशन तो इधर देखो, हॉर्मोन्स कुछ नहीं है बेटा, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट, जो कि कैसे एक्ट करता है? एज अ मैसेंजर। कैसे एक्ट करता है? एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। कहीं से एक संदेशा लाया और वो संदेशा दूसरे को दिया, इस तरीके से एक्ट करता है। सिर कहाँ से निकलता है? तो एंड इट सिक्रीटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड। ये कहाँ से सिक्रीट होता है सर? ये सिक्रीट होगा डक्टलेस ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होगा बेटा? डक्टलेस ग्लैंड से। और उन डक्टलेस ग्लैंड को हम लोगों ने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड। उन डक्टलेस ग्लैंड को हमने क्या बोला है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा मैं समझाऊंगा आपको कि ग्लैंड्स क्या होता है। अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको ग्लैंड्स के बारे में समझ आएगा। ग्लैंड्स कितने तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में एक शब्द जो हमको बार बार परेशान कर रहा है, हार्मोन हार्मोन हार्मोन, तो हम उस हार्मोन को समझ रहे हैं। बात क्लियर है? तो हार्मोन के बारे में सिंपल सी बात है, हार्मोन कुछ नहीं होता है सर। हार्मोन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि कैसे एक्ट करता है? एक मैसेंजर की तरह बिहेव करता है और एक जगह से ले जाके दूसरी जगह एक मैसेज देगा। और ये सर कहाँ से निकलता है? ये डक्टलेस ग्लैंड से निकलता है सर, इतना हमको पता है। और देखो इस हार्मोन को और इन ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स कौन सी है बेटा? डक्टलेस, और वो भी एंडोक्राइन है। जब इन दोनों का आपस में संबंध है, इसी वजह से हम इन दोनों को एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दैट्स वाई वी स्टडीड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स अंडर एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? तो ये बात हार्मोन्स के बारे में थी। बात है कि सर हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? बात क्या है बेटा कि सर हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? हमको हार्मोन्स का मतलब समझ में आना चाहिए, है ना? तो हार्मोन्स का मतलब समझ में आएगा तुमको कि केमिकल सब्सटेंस है। सर हार्मोन्स वर्ड का मतलब क्यों हार्मोन्स ही क्यों नाम रखा है? इसका कुछ और नाम क्यों रखा? बेटा हार्मोन वर्ड का मतलब होता है एक्साइट, उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित करने वाला। वर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करने वाला, किसी को एक्साइट करने वाला। कि भैया एक बंदा बैठा है, किसी ने आके 4 गाली बकी और वो भी एक्साइटेड हुआ, उसने भी 4 गाली बक दी। या कोई बंदा आया, उसने तुमको मोटिवेट किया कि तुमको ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, और तुम करने लग गए। बस इसी तरह के, अगर इस तरीके का कोई बिहेव कर रहा था उसको बोल देते तो हार्मोन है। उसको क्या बोलना है? तू तो एक तरह का हार्मोन है मेरे लिए, कि तू मुझे एक्साइट कर देता है। तो वर्ड हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? टू एक्साइट, किसी चीज़ को उत्तेजित करने वाला। इसलिए जो ये केमिकल्स हैं, ये किसी एक ऑर्गन पे जाके उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको उत्तेजित कर देते हैं। तो इन केमिकल सब्सटेंस का हमने नाम क्या रख दिया? हार्मोन्स। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? ठीक है। एक एमसीक्यूज है, ये तुम्हारा HW है।
मुझे पता है तुम थोड़ा सा फोकस से करोगे तुमको मिल जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना तुम। क्लियर है? ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हॉर्मोन्स का मतलब मुझे लगता है अब तुम लोग समझ गए होंगे हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स वर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं। हाँ, हार्मोन वर्ड किसने दिया है ये तुमको पता करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है तुमको। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? मतलब हार्मोन्स तो तुम समझ गए कि सर हार्मोन्स कुछ नहीं होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करेगा, किसी एक ऑर्गन पे जाके उसको उत्तेजित करेगा और एक मैसेंजर की तरह बिहेव करता है और ये डक्टलेस ग्लैंड से निकलता है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अच्छा कुछ हार्मोन्स के बारे में 3 स्पेशल चीज़ और समझ लो कि बेटा एक तो ये स्मॉल अमाउंट में निकलेगा, बहुत कम अमाउंट में निकलेगा, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। क्लियर है? दूसरा बेटा ये नॉन न्यूट्रिटिव, ये किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं देता हमको, ये किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं, इसमें किसी तरह के विटामिन नहीं होती हमारे लिए कि हमारी बॉडी को मतलब न्यूट्रिशन का देने का काम नहीं है। ये नॉन न्यूट्रिटिव होता है बेटा, ये बात क्लियर रखना तुमको, ये नॉन न्यूट्रिटिव होता है और स्पेसिफिक इन नेचर होता है। बेटा क्या होगा, आप आगे पढ़ोगे तो ये डक्टलेस ग्लैंड से निकलेगा और ये ब्लड में पूरी बॉडी में घूमेगा। लेकिन बेटा इसकी स्पेशल बात ये है कि ये वहीं पे एक्ट करेगा जहाँ इसके रिसेप्टर है। इंसुलिन हर जगह काम नहीं करता, इंसुलिन वहीं काम करेगा जहाँ उसके रिसेप्टर है। अगर उसके रिसेप्टर नहीं है तो वहाँ एक्ट नहीं करेगा, उस ऑर्गन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस ऑर्गन से उसका लेना देना होगा जिस पर उसका रिसेप्टर होगा, अगर इंसुलिन के रिसेप्टर किसी सेल पर नहीं है तो वो उस सेल की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर किसी सेल पे इंसुलिन के रिसेप्टर हैं तो वो वहाँ जुड़ेगा और उसके पास से बहने वाले ब्लड से ग्लूकोज की शिफ्टिंग सेल के अंदर होने लगेगी और वो ग्लूकोज जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? तो ठीक है, हार्मोन्स के बारे में 3 बातें और रखना कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है और स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा हार्मोन्स के बारे में कौन सी बातें गलत है। चाहे ये 3 बातें सही दे दी उसने, ये भी सही है ये भी सही है, एक बात कुछ और लिख देगा कि वो न्यूट्रिशन हमको विटामिन प्रोवाइड करता है, आप बोल देना ये सेंटेंस गलत है हार्मोन के बारे में। तो एक MCQ यहाँ पर सोल्व हो गया आपका। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर हम आगे बढ़े बेटा तो आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अब हम ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होती है? अगली बात है सर ग्लैंड्स क्या होती है। तो चलो बेटा देखो बेटा मेरी बात समझना, ग्लैंड्स वर्ड का मतलब होता है कुछ सीक्रेट करने वाला। ग्लैंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ रिलीज करने वाला। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, देखी जाए तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। अभी क्या क्या है मैं तुमको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। क्लियर है बात को? तो सुनो कि सर ग्लैंड्स क्या होती है। तो मैं ग्लैंड्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ ना, तो अगर या तो कोई सिंगल सेल, क्या बेटा, एक सिंगल सेल हो या ग्रुप ऑफ सेल हो, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल विच सीक्रेट समथिंग, एक ग्रुप ऑफ सेल या सिंगल सेल कुछ निकाल रही है, कुछ केमिकल निकाल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लैंड्स। उसको हम क्या कहेंगे? ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? सर ग्लैंड्स कितने तरह की होती है? बेटा ग्लैंड्स 3 तरह की होती है। ग्लैंड्स कितने तरह की होती है बेटा? 3 तरह की। सर कौन कौन सी होती है? पहली होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन, तीसरी होती है हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड सब समझ में आएगा, धीरे धीरे थोड़ा वेट करो, सब समझ में आने लगेगा। बात है सर एंडोक्राइन क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होती है, हेटेरोक्राइन क्या होती है। ठीक है बेटा, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बस फोकस से थोड़ा सा मुझे सुन लो, मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ बने रहना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो। देखो बेटा समझना, मैंने ग्लैंड्स आपको बताई 3 तरह की। पहली बताई मैंने एंडोक्राइन, दूसरी बताई मैंने एक्सोक्राइन, तीसरी बताई बेटा मैंने हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड।
ठीक है बेटा, आप समझना मेरी बात को कि सर एंडोक्राइन क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होती है और हेटेरोक्राइन क्या होती है। पहली बात बेटा, अगर बोला जाए सर ग्लैंड, इन तीनों के पीछे क्या लगा हुआ है, ग्लैंड, ग्लैंड और ग्लैंड। तो बेटा ग्लैंड की डेफिनेशन मैंने क्या दी, एक सिंगल सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल। तो एक ग्रुप ऑफ सेल या सिंगल सेल ये क्या करेगी, किसी ना किसी तरह का सिक्रीशन करेगी, तभी हम इसको ग्लैंड कहेंगे। अगर किसी तरह का इस ग्रुप ऑफ सेल से या सिंगल सेल से कुछ सिक्रीशन निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे, ग्लैंड। अब बात है कि सर ये जो सिक्रीशन यानी कि कुछ केमिकल इस ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा निकाला गया और उसको डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया गया। जैसे कि यहाँ से देखो कि मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूँ कि ये देखो, ये है तुम्हारा ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल है बेटा, ये क्या है, पूरा ग्रुप ऑफ सेल। अब बेटा इन्होंने कुछ केमिकल बनाया, इन्होंने क्या बनाया, एक केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस को अपने पास से निकलने वाली ब्लड वेसल्स में डाल दिया। इन्होंने कुछ क्या निकाला बेटा, ये देखो यहाँ से कुछ केमिकल निकाला इन्होंने, ये केमिकल निकाला और ये डायरेक्टली कहाँ डाल दिया, ब्लड में। कहाँ डाल दिया बेटा, ब्लड में। अब ये केमिकल इस ब्लड में घूमेगा, ये केमिकल इस ब्लड में घूमेगा, ये केमिकल कहाँ घूमेगा बेटा, इस ब्लड में, और इस ब्लड के साथ अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। इस ब्लड के साथ ये केमिकल कहाँ जाएगा, अपने टारगेट ऑर्गन तक। और जब ये इस ब्लड में घूम के टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है, और जो इस तरह की ग्लैंड है उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आए बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हारा कि भैया इस तरह की ग्लैंड जो कि अपना केमिकल, अपने द्वारा बनाया गया केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली ब्लड में डाल दे और उस ब्लड के साथ अपने टारगेट ऑर्गन तक, अपने लक्ष्य वाले ऑर्गन तक जहाँ उसको अपना कार्य करना है वहाँ तक ब्लड के साथ भेजे, उस तरह की ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ठीक है सर। अब एक ग्रुप ऑफ सेल और देखो आप कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, आप सोचो कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये एक तरह का क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है। हमारा हर ऑर्गन सेल से मिलके बना है बेटा, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, तो मतलब हमारा हर एक ऑर्गन एक ग्रुप ऑफ सेल है। तो सोचो कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, इन्होंने भी कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाए, लेकिन इस बनाए हुए केमिकल सब्सटेंस को किसी डक्ट या केनाल या सिंपल शब्द में बोलूँ ट्यूब और यूज़ करूँ पाइप के थ्रू अपने द्वारा बनाए गए केमिकल सब्सटेंस को टारगेट ऑर्गन तक, कहाँ तक बेटा, टारगेट ऑर्गन तक अगर किसी डक्ट या केनाल के थ्रू भेज रही है तो ये ग्रंथि कहलाएगी, ये ग्लैंड कहलाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी कहलाएगी बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी कहलाएगी ये ग्लैंड, कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? एग्जाम्पल अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ। एक ऐसी ग्लैंड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि दोनों काम कर रहा है। सर कैसे? एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो थोड़ा यूनिक इन नेचर है, उसका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है बेटा उसका? पेनक्रियास। देखो येलो कलर की होती है पेनक्रियास, येलो कलर से बनाते हैं। ये है तुम्हारा पेनक्रियास। ये क्या है बेटा तुम्हारा? पेनक्रियास। इस पेनक्रियास के अंदर देखो एक पाइप है। पेनक्रियास के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट तुमको याद होना चाहिए, उसका नाम है टेल। क्या नाम है बेटा उसका? टेल। पेनक्रियास के पीछे जो एक उसकी पूंछ होती है
उसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। वो इस पूरी पेनक्रियास का सिर्फ 1% पार्ट एंडोक्राइन एक्ट करता है। इस पूरी पेनक्रियास का 1% पार्ट कैसे बिहेव करेगा बेटा? एंडोक्राइन बिहेव करेगा। बाकी पूरी पेनक्रियास एक्सोक्राइन बिहेव करेगी। अभी 2 मिनट में और आगे की सब क्लियर होता जाएगा। तो अभी बात करूं मैं अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की, बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन में बोल देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर बताऊँ तो ये कैसी होती है बेटा? डक्टलेस होती है। कैसी होती है बेटा? डक्टलेस होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के अगर बारे में पूछे तो बोलना सर एक डक्टलेस ग्लैंड है। दूसरा, केमिकल सब्सटेंस को कहाँ डाल देती है? डायरेक्टली ब्लड में, और ब्लड के साथ उस सब्सटेंस को कहाँ भेजेगी? अपने टारगेट ऑर्गन के पास। टारगेट ऑर्गन के पास। बात क्लियर है? ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कोई पूछे तो बोलना टाइप ऑफ ग्लैंड विच secrete our chemical substance directly into the blood। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ता हूँ कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बता दो मुझे। क्या बता दो? एग्जाम्पल। सर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? बेटा हमारी बॉडी में 8-9 ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन है। सर कौन कौन सी है? तो बेटा पहले नंबर पर लिखता हूँ मैं, ऊपर से नीचे लिखता हुआ रहा हूँ ना। पहले नंबर पर बोलूँगा हाइपोथैलेमस। पहली कौन सी है बेटा? हाइपोथैलेमस। सर दूसरे नंबर पे पिट्यूटरी। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। मैं आपको 3D डायग्राम के थ्रू भी आगे समझाने वाला हूँ। आपको हर एक चीज़ 3D डायग्राम के थ्रू समझ में आएगी। सर तीसरी ग्लैंड कौन सी होती है? बेटा तीसरी ग्लैंड होती है, उसका नाम है, यहाँ गले में सिचुएटेड होती है, उसका नाम है थायरॉयड ग्लैंड। तीसरी ग्रंथि का नाम क्या है बेटा? थायरॉयड ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? थायरॉयड ग्लैंड। सर चौथी ग्लैंड का नाम बताओ मुझे। चौथी ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? थाइमस। क्या नाम बेटा? थाइमस ग्लैंड। चौथी ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? थाइमस ग्लैंड। नाम आपको याद करना है, 1 बाय 1 सीक्वेंस में नाम लिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। अगली क्लास जो होगी वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में होगी। बात समझ में आ रही है आपको? 5वीं ग्लैंड आपकी सर कौन सी है? सर पेनक्रियास। सर छठी ग्लैंड कौन सी है आपकी? बेटा छठी ग्लैंड है आपकी एड्रीनल। छठी ग्लैंड कौन सी है आपकी? एड्रीनल। सर 7वीं ग्लैंड, बेटा 7वीं ग्लैंड है फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स में होती है। ये फीमेल का सिंबल है बेटा, ये फीमेल का सिंबल है ना। फीमेल्स में होती है ओवेरी, और बेटा मेल्स में होती है, ये मेल का सिंबल है, टेस्टिस। मेल्स में क्या होती है? टेस्टिस। तो टोटल 8 एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनको याद कर लेना। एक और पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड, है ना। एक पीनियल ग्लैंड्स भी होती है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, तो आप इनके नाम याद कर लेना। तो ये सारे थे एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड के। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ लो। ये वो ग्लैंड होती है जिनमें किसी ना किसी तरह की डक्ट, ग्लैंड विथ डक्ट, ट्यूब, कैनाल, पाइप, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल दो तुम। ऐसी कोई भी ग्रंथि जिसमें किसी तरह का एक पाइप जुड़ा हो और उस पाइप से, उस ग्रंथि से बनने वाला केमिकल उस पाइप के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है। इस तरह की ग्रंथि को क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर एग्जाम्पल बता दो सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का।
एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल सुन लो बेटा अब आप। सलाइवरी ग्लैंड, पहली क्या है बेटा तुम्हारी? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, सब आगे पढ़ने को मिलेगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो सलाइवरी ग्लैंड। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसका नाम है लीवर। लीवर, इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। आपकी आंखों के ऊपर कई बार आपके लेक्रीमल ग्लैंड नाम सुना होगा, जहाँ से आंसू निकलते हैं, टीयर आपके निकलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड हो गई आपकी। स्किन भी एक तरह से देखी जाए तो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है स्किन के अंदर। तो आप देखो ये सारी आपकी क्या है बेटा, ये सारी आपकी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। माउथ में सलाइवा, आइज में टीयर निकलते हैं, है ना। ब्रेस्ट से मिल्क, मेमेरी ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बनता है और मिल्क वहीं से निकलता है मेमोरी ग्लैंड से। मिल्क भी एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो किसी ग्रंथि में बनता है, और जो ग्रंथि से जब वो बाहर निकलता है तो एक पाइप के थ्रू बाहर निकलता है, एक डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड के आगे एक डक्ट लगी होती है, तो वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो क्या है? वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद लीवर बाइल बनाता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास दोनों काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। पेनक्रियास कैसे काम करती है? दोनों काम करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इसलिए उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड का। पेनक्रियास क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी कई तरह के इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करती है। बात क्लियर है आपकी? चलो अब आ जाते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ये रही आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पेनक्रियास एक तरीके क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वर्क करती है। इसका 1% पार्ट, ओनली 1% पार्ट वर्क एज ए एंडोक्राइन, वर्क एज ए एंडोक्राइन। बाकी इसका 99% पार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है? एक्सोक्राइन। कैसे वर्क करता है? एक्सोक्राइन। बात क्लियर है यहाँ तक? वो वर्क करेगा एक्सोक्राइन। पेनक्रियास एक्सोक्राइन के तौर पर अपने पेनक्रियाटिक जूस निकालेगी। इसकी पूंछ में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जहाँ पर 3 तरह की सेल होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये बीटा सेल इंसुलिन निकालेगी, ये ग्लूकागोन निकालेगा, ये सोमेटोस्टेटिन निकालेगा। तो ये जो सेल्स हैं, ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये एज एंडोक्राइन वर्क करता है, बाकी पूरा पेनक्रियास एक्सोक्राइन वर्क करता है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड हो गई बेटा तुम्हारी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पेनक्रियास के बारे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा, तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो कि एज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वर्क करती है। क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, अगर आप देखोगे तो, कि आपको कई बार देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कई बार कि सर एक इस तरह की ग्लैंड का नाम बताओ जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों वर्क करती है, उस ग्लैंड का नाम बताओ। तो बोल देना बेटा पेनक्रियास। पेनक्रियास ऑप्शन में बहुत सारी ग्रंथियाँ देगा, जैसे कहीं या एड्रिनल, पिट्यूटरी, लीवर, है ना। कुछ एमसीक्यूज आप करते जाओ, मैं यहाँ 5-6 एमसीक्यूज लिखा रहा हूँ। इसके बाद ये आज की क्लास फिनिश करेंगे। कल हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। कल हम पढ़ने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 सारे एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज लिखाता हूँ। जैसे कि पहला एमसीक्यूज, सब बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी पूछा जाए तो बोलना लीवर। लीवर कैसा है बेटा? लीवर। लीवर क्या है? बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बात समझ में आ गई? दूसरा एमसीक्यूज पूछा जाएगा, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बोलना थायराइड, थायराइड ग्लैंड। कौन सी बेटा? थायराइड ग्लैंड। पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बोल देना पिट्यूटरी। होमवर्क लिखो HW, कमेंट में शेयर कर देना। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ मुझे। तुम्हारा एक MCQ बेटा, एक बार सर्च कर लो, कभी भूलोगे नहीं, इसलिए होमवर्क दिया है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये रहा आपका कुछ 4 MCQs। इसके अलावा आपको एक MCQs आपने सोल्व करा है कि हार्मोन का नाम किसने दिया है, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो दो MCQs आपको होमवर्क में दिए गए हैं, आपको पता करके आना है, ठीक है। फिर एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, हार्मोन्स का मतलब क्या है, हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने की है ना। पेनक्रियास किस तरह की ग्लैंड है, कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो कुछ लगभग 8-10 MCQs आज की वीडियोस में हुए हैं। इन MCQs को 1 लाइनर के तौर पे बनाना है आपको, इनको लिख लेना है। अगली आने वाली क्लास में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों का एक टॉपिक लेंगे, जो कि बहुत बड़ा वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम 20 से 25 से 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो हम बनाएंगे नहीं। इतनी बड़ी वीडियो बना के शॉर्ट में टॉपिक वाइज मिलेंगे। हर दिन आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, आप रेगुलर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।